हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि मैं आपको यहाँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा रहा हूँ। मैं ऑलरेडी आपको G20, G7, ब्रिक्स, विम्सटेक, शार्क, SCO, RCEP, ACEP इन सब के बारे में पढ़ा चुका हूँ। इन सब के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। वहाँ पे जाके हम इन सब के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, तो आशा है आप सब ठीक ही होंगे आज। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है OIC। OIC की फुल फॉर्म क्या है? OIC की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। इससे नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि ये एक कॉर्पोरेशन है इस्लामिक जो कंट्रीज हैं उनकी। ठीक है, जो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक कंट्रीज की, ठीक है, जिसमें आपस में मिलकर कॉपरेट करेंगे। ठीक है, नाम से समझ पा रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। इस्लामिक कंट्रीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वो साथ मिलकर कॉपरेट करेंगे अलग अलग फील्ड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, जो भी बोर्ड पे लिखा है उससे पहले हम ये जान लेते हैं ये न्यूज में क्यों है, हम लोग इसे क्यों पढ़ रहे हैं एज ए इंडियंस, हम लोग इसे क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, OIC जो है आजकल इंडिया के साथ न्यूज में बहुत है। जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है ये इस्लामिक कंट्रीज के लिए बोलती है, तो इस्लामिक कंट्रीज बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज है, पाकिस्तान भी इसका पार्ट है। तो पाकिस्तान जो है इस ग्रुप को इंडिया के अगेंस्ट यूज करता है बहुत बार। जैसे कि जब ये कर्नाटका में हिजाब हिजाब वाला मुद्दा हुआ था, जब भी OIC ने स्टेटमेंट दिया था अगेंस्ट इंडिया के, जब इंडिया ने 2019 में आर्टिकल 370 को हटाया था, जब भी OIC ने जो है इंडिया के खिलाफ वो दिया था, आपका स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, और अभी भी कुछ दिन पहले इनकी इसके नए हेड बने हैं, नए चीफ बने हैं OIC के, उन्होंने फिर इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है कि कश्मीर का इशू हम सॉल्व करा देंगे, पर इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान और हम मिलकर बायलैटरली इस इशू को सॉल्व कर लेंगे, और कश्मीर में हम जो भी कर रहे हैं, जैसे हमने 370 आर्टिकल 370 हटाया है, तो हमारा इंटीग्रल मैटर है। इंटीग्रल मैटर मतलब हमारा अंदरूनी मामला है, क्योंकि कश्मीर हमारा देश का हिस्सा है, तो हमारे यहाँ हम कुछ भी करें। ठीक है, लेकिन जो OIC के चीफ थे वो अभी अभी पाकिस्तान में उन्होंने विजिट किया, और जो पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ जो कश्मीर का पार्ट है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसमें वो गए, उसमें वो घूमे, और फिर वहां पे जाके उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि OIC जो है वो मिलके पाकिस्तान जो कश्मीर का जो इशू है उसको सॉल्व करवाएगा। तो इस वजह से हमारे लिए पढ़ना जरूरी है OIC के बारे में, क्योंकि ये टाइम बाय टाइम पाकिस्तान की सुन के, पाकिस्तान को फोकस करके, पाकिस्तान की बात मान के इंडिया को टारगेट करता रहता है, इंडिया को स्टेटमेंट देता है, इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट देता रहता है। ठीक है, तो चलिए हम OIC के बारे में पढ़ते हैं। तो ये था कि ये न्यूज में क्यों है OIC। ठीक है, एज इंडिया तुमको क्यों पढ़ना है। तो अगर OIC की बात करें तो OIC जो है इसका एक स्टैंड है, मतलब ये बोलता है कि ये कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड है। मुस्लिम वर्ल्ड मतलब जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है उन सबको एक साथ ले लो तो मुस्लिम वर्ल्ड है ना। मुस्लिम कंट्रीज का जो पूरा एसोसिएशन है उसकी ये एज अ वॉइस काम करता है, मतलब उसकी आवाज की तरह काम करता है। जो भी उनको प्रॉब्लम हो वो दुनिया के सामने रखे, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ठीक है ना, इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन ये इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है, ऐसा इस ऑर्गेनाइजेशन का कहना है। ठीक है, फिर इसको 1969 में बनाया गया था एक समिट के दौरान, जो समिट हुई थी रबात में, जो मोरक्को में। ठीक है, मोरक्को में रबात, यहाँ पे समिट हुई थी 1969 में, और वहां पे इन कंट्रीज में मिलके इस ग्रुप को बनाया था। 30 मुस्लिम कंट्रीज थी जिन्होंने मिलके इस ग्रुप को बनाया था। ठीक है, अब ये समिट क्यों हुई थी, क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं कि कुछ हुआ होगा जब ये समिट हुई होगी, क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट ये समिट है नहीं, वरना यहाँ पे नाम लिखा होता किस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग चल रही है वहां पे सब कंट्री मिली हो, ऐसा तो है नहीं, खाली समिट लिखा हुआ है, इसका मतलब है किसी समिट का पार्ट नहीं है, कुछ हुआ होगा इस वजह से ये कंट्रीज मिली थी यहाँ पे। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जेरूसलम है, जेरूसलम आपका इजराइल में पड़ता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है जो इसराइल के लोग हैं और जो पैलेस्टीन के लोग हैं वहाँ उनके बीच में। तो अल अक्सा मॉस्क नाम से एक मस्जिद है वहाँ पे, जिसको मुस्लिम्स जो है वो बहुत बड़ी मस्जिद मानते हैं, बहुत मान्यता है उस मस्जिद की इनके लिए। तो वहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था इसराइल के लोगों और ये पैलेस्टीन के लोगों के बीच में। तो उस टाइम पे ये समिट इसलिए हुई थी, और इन कंट्रीज में मिलकर फिर ये ग्रुप बना लिया ताकि हम ये अपनी आवाज रख सके, जो मुस्लिम कंट्रीज की आवाज है उसको रख सके आगे। ठीक है ना,
अब हम इसके मेंबर्स के बारे में जानते हैं। जो मेंबर्स हैं इसके ओआईसी के 57 मेंबर्स है, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंबर्स के नाम नहीं लिखे क्योंकि 57 मेंबर्स के पूरा बोर्ड भर जाता मैं नाम लिखता। मैं आपको इसके बाद एंड में एक वीडियो ऐड कर दूंगा जिसमें खाली इसके मेंबर्स के बारे में बताऊंगा और उनको मैप पे भी लोकेट करके बताऊंगा वो कंट्री कहाँ पे है, ठीक है। बिल्कुल जैसे ये सारा खत्म हो जाएगा ऐसे ही मैं इसके बाद इसमें एक वीडियो ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो इसके 57 मेंबर्स हैं, आप फिलहाल के लिए जान लो। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान इसका मेंबर है, जैसे मोरक्को इसका मेंबर है, और इसका मेंबर सऊदी अरेबिया है, यूएई है, और टर्की इसका मेंबर है, मलेशिया है, मालदीव्स है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है। ये सब कंट्रीज ऐसे जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है उनमें वो 57 कंट्रीज का मेंबर है। सेंट्रल एशिया से बात करें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब कंट्रीज भी इसका मेंबर है, इसकी मेंबर है, ठीक है। अब हम इसका एजेंडा जान लेते हैं। इसके एजेंडा पे बात करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ग्रुप का, इस ग्रुप को क्यों बनाया गया है, ठीक है। ये किस किस काम के लिए इस ग्रुप को बनाया गया है, ठीक है। पहला, टू स्टैब्लिश सॉलिडरिटी अमंग मेंबर्स। जो मेंबर्स हैं इसके 57 मेंबर्स हैं, इन सब के बीच में सॉलिडिटी आ सके। सॉलिडिटी मतलब मजबूती ला सके, एक दूसरे के रिलेशंस को अच्छे से अच्छा बना सके, इसलिए इस ग्रुप को बनाया गया है, ठीक है। जितने भी 57 इस ग्रुप के मेंबर हैं। दूसरा, टू प्रमोट, डिफेंड एंड कॉम्बैट डिफॉर्मेशन ऑफ इस्लाम। जो इस्लाम है, इस्लाम समझ रहे हो, मुस्लिम का जो रिलीजन है इस्लाम, उसको प्रोटेक्ट कर सकें, उसको डिफेंड कर सकें, और उसके खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो उसको जवाब दे सकें, उससे कॉम्बैट कर सकें, उससे लड़ सकें, ठीक है। इसलिए इसको बनाया गया है, ठीक है। इस्लाम में जो भी इस्लाम की वैल्यूज हैं, जो भी इन लोगों के बिलीफ हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकें, उसको डिफेंड कर सकें, और उसके कोई इसके बारे में गलत बोल रहा है तो उससे भी बात कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट ग्रोइंग डिसनेशन इन मुस्लिम सोसाइटी। तो इसमें क्या है, जो भी प्रॉब्लम मुस्लिम सोसाइटी में आ रही है उस सबका बचाव कर सकें, उस सबको सुधार सकें, इसलिए इस ग्रुप का वो बनाया गया। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सुधार सकें तो इसलिए उसका बनाया गया, चाहे वो कोई भी मुस्लिम वर्ल्ड कंट्री हो, मुस्लिम कंट्री हो, उसमें सुधार ला सकें। फिर नेक्स्ट है, टू स्टैंड यूनाइटेड एट एवरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लीजिए इनको यूएन में खड़ा होना है, यूनाइटेड नेशन में, या ह्यूमन राइट काउंसिल के अगेंस्ट खड़ा होना है, या किसी और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट खड़ा होना है, तो ये जो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड है ये एक साथ यूनाइट होकर खड़ा हो सके, अपना एक स्टैंड रख सके, यहाँ पे यूनाइट होकर, ठीक है। 57 के 57 कंट्रीज इकट्ठा होकर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ओआईसी के रूप में खड़ी हो सके, ठीक है। तो ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव था। ये इसके 4 ऑब्जेक्टिव हैं। पहले, जो भी मेंबर कंट्रीज हैं इन सब के बीच में सॉलिडिटी आ सके, जो इस्लाम के बिलीफ्स हैं उसको प्रोटेक्ट, डिफेंड और कॉम्बैट उसके साथ कर सकें, जो भी उसको मतलब जो भी उसकी वैल्यू जो है उसको इज्जत ना दे, ठीक है। फिर प्रिवेंट कर सकें, जो मुस्लिम के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम सोसाइटी में, उसको सॉल्व कर सकें, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सामने यूनाइटेडली खड़े हो सके, अपना एक स्टैंड दे सके, ठीक है। अब इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो जहेद सऊदी अरेबिया में है, जहेद सऊदी अरेबिया में है, लेकिन ये इसका परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है। परमानेंट हेडक्वार्टर क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो समिट, जिस समिट में इसको बनाया गया था, ये वाली समिट 1969 में जो हुई थी मोरक्को में, ये समिट इसलिए हुई थी कि जेरूसलम में जो अल-अक्सा मॉस्क है वहां पे जो इजराइल के मेंबर्स हैं, जो इजराइल के सिटीजन है और पैलेस्टीन के जो लोग हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी, तो इसलिए उसको बनाया गया था। तो ये लोग क्या चाहते हैं कि जो ये ईस्ट जेरूसलम है, जेरूसलम जो है, जेरूसलम पूरा जो इजराइल में आता है, वहां पे जो ज्यूज हैं वो भी अपना क्लेम करते हैं, ज्यूस एक रिलीजन है, इस्लाम भी अपना क्लेम करता है, और आपका जो क्रिश्चियनिटी है ये भी अपना क्लेम करती है, ठीक है। उसके बारे में आपको बताएंगे, जब बताएंगे जेरूसलम और इजराइल के बारे में पढ़ाएंगे, जब कंट्रीज की पूरी सब कंट्रीज के बारे में पढ़ाएंगे, जब उसके बारे में पूरी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ाएंगे, तो जो ईस्ट जेरूसलम का जो ईस्ट वाला हिस्सा है उसको मुस्लिम्स अपना पार्ट बताते हैं कि ये हमारा है, ठीक है। वहां पे पहले जो आपका इजराइल वाला एरिया है वहां पे पहले जूस रहते थे, उसके बाद वहां पे आपका मुस्लिम्स का राज हो गया, ठीक है। ओटोमन एम्पायर जो था उसका राज हो गया, ठीक है। तो उसकी वजह से वहां मुस्लिम्स भी आ गए, क्रिश्चियंस का भी वहां पे, जब वो एरिया आपका वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिश के अंडर आ गया तो क्रिश्चियनिटी भी वहां पे आ गई, तो इस वजह से वहां पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ठीक है। तो जो इनका कहना ये है, अभी फिलहाल के लिए जो हमारा हेडक्वार्टर है वो सऊदी अरेबिया में है,
लेकिन जैसे ये ईस्ट जेरूसलम जो है वो इजराइल से आजाद हो जाएगा, हम अपना जो परमानेंट हेडक्वार्टर है वो यहाँ पे मूव कर देंगे, यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। जो हमारा परमानेंट हेडक्वार्टर है वो इसका प्लान है, इस ग्रुप का, ओआईसी का और इस ऑर्गेनाइजेशन का, कि हम अपना जो हेडक्वार्टर है वो यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये इसके हेडक्वार्टर के बारे में है। ओके, अब हम जानते हैं इंडिया के साथ इसके कैसे रिलेशन है, इंडिया और इसके बारे में जानते हैं, ओआईसी के बारे में, ठीक है। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ओआईसी बहुत सारे स्टेटमेंट्स इंडिया के अगेंस्ट देता रहता है पाकिस्तान की वजह से, इस वजह से हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम जानते हैं कि ओआईसी और इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं। पहला पॉइंट, इंडिया स्टे अवे फ्रॉम ओआईसी, ठीक है। इंडिया जो है ओआईसी से दूर रहना पसंद करता है, ठीक है। क्यों रहना पसंद करता है, क्यों रहना पसंद करता है ओआईसी से दूर? पहला पॉइंट, डिड नॉट वांट टू ज्वाइन एन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड ऑन रिलीजन। जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे और मैंने आपको यहाँ बता दिया सारा कुछ, इनका जो फोकस है 100% वो मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ है, कि मुस्लिम कंट्री के साथ क्या है, क्या होना है, क्या नहीं करना, कैसे उनकी आवाज को आगे रखना है, कैसे उन सबको बारे में काम करना है। तो इंडिया जो है ऐसे किसी ग्रुप का पार्ट नहीं होना चाहता, ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होता जो खाली रिलीजन के ऊपर बनाई गई हो, ठीक है। क्योंकि हम एक सेकुलर कंट्री है, हम हर रिलीजन की इज्जत करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हम हर रिलीजन की इज्जत करनी चाहिए, हमारे यहाँ होती भी है। तो इसलिए जो अब हम इंडिया है वो इस ऑर्गेनाइजेशन से अलग रहना चाहता है, दूर रहना चाहता है, क्योंकि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक रिलीजन पे फोकस करती है और हम ऐसा नहीं करना चाहते, ठीक है। दूसरा, डोंट वांट टू रिस्क इट्स बायलैटरल रिलेशन। बायलैटरल रिलेशन क्या होते हैं? बाई का मतलब होता है लैटिन लैंग्वेज में दो, ठीक है। यूनी का मतलब एक, बाई का मतलब दो, ठीक है। तो दो कंट्रीज के, किसी दो इंडिविजुअल कंट्री के, जैसे इंडिया और यूएई के बीच में काम कर ले, यूएई इस ग्रुप का मेंबर है ओआईसी का, इंडिया नहीं है, तो इंडिया और यूएई के बीच का रिलेशन बायलैटरल, इन दोनों के बीच के रिलेशन को बायलैटरल रिलेशन कहेंगे। इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन को, इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशन को, इंडिया मालदीव के रिलेशन को, इंडिया मलेशिया के रिलेशन को, इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशन को, इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशन को, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को, इंडिया आपके टर्की के रिलेशन को, इन सबको अच्छे बुरे कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन जो दो कंट्रीज के बीच के रिलेशन होते हैं उनको बायलैटरल रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया इससे दूर क्यों रहना चाहता है? क्योंकि इंडिया के जो बायलैटरल रिलेशन है किसी कंट्री से उसको रिस्क पे नहीं डालना चाहता। ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया ओआईसी जो है वो इंडिया के खिलाफ वो देता रहता है अपनी स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन क्या बोलते हैं, ऐसी भी इसमें बहुत सारी कंट्रीज है, 57 कंट्रीज है, उनमें से कुछ कंट्री ऐसी होंगी जो इंडिया के साथ नहीं, इंडिया को पसंद नहीं करती होगी, लेकिन बहुत सारी कंट्री ऐसी भी हैं जो इंडिया को पसंद करती है। तो इंडिया ये नहीं चाहता कि यहाँ पे इंडिया इस ग्रुप का पार्ट हो जाए और फिर जो कंट्रीज, जो ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे, फिर इंडियन सबसे लड़े कि मेरे खिलाफ ऐसा वो क्यों दे रहे हो, ठीक है। इसलिए इंडिया अपने बायलैटरल रिलेशन किसी कंट्री से वो नहीं करना चाहता खराब, इसलिए भी इंडिया इस ग्रुप से दूर रहना चाहता है, ठीक है। ये इंडिया का मानना है कि इस ग्रुप से मुझे दूर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि एक तो ये एक रिलीजन के बेसिस पे बना हुआ ग्रुप है, और दूसरा अपने बायलैटरल रिलेशन इंडिया खराब नहीं करना चाहता, ठीक है। 1 to 1 रिलेशन अपने किसी इंडिविजुअल कंट्री से खराब नहीं करना चाहता। दूसरा पॉइंट, सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम कम्युनिटी। जो इंडिया है, अगर हम इंडिया की बात करें, पूरी दुनिया में जो फर्स्ट, जो लार्जेस्ट जहाँ मुस्लिम्स रहते हैं वो होता है, वो है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम्स रहते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे इंडिया आता है जहाँ पे सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, भले 12, 13, 14% के आसपास है प्रेजेंटली बात करें तो, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन ही 1.2 बिलियन पॉपुलेशन है, तो उसमें 14% बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडिया में, ठीक है। इतनी बड़ी इंडिया में इतनी बड़ी मुस्लिम की पॉपुलेशन है इंडिया में, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बस यही बात है। चलिए आगे देखते हैं पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। जो सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कम्युनिटी रहती है इंडिया में, इसीलिए जो पहली समिट इसकी हुई थी ना, जो पहली समिट यहाँ पे हुई थी, मैंने बताया था आपको, रवात 1969 में मोरक्को में हुई थी ये पहली समिट। यहाँ पे इंडिया को बुलाया गया था, इन्वाइट किया गया था, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की, यहाँ पे इंडिया को बुलाया गया था फर्स्ट समिट में। लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तान के बोलने में इंडिया को फिर यहाँ से बाहर भेज दिया गया कि आप मत आओ, ठीक है, ऐसा बोल के एक शर्मनाक तरीके से इंडिया को बाहर भेज दिया गया यहाँ से, ठीक है ना। इसलिए भी इंडिया इस ग्रुप का पार्ट नहीं बनना चाहता, इसलिए भी इस ग्रुप से बहुत अच्छा संबंध नहीं रखना चाहता इंडिया, क्योंकि आपने पहले इंडिया को बुलाया, फिर पाकिस्तान के कहने पर उसको बाहर भेज दिया, ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती मानी जाएगी
अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे माने तो इंडिया के साथ इन्होंने बहुत खराब किया था जब, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट, 2018 में जो 45 सेशन था इसका, जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही थी 45th, ठीक है, जो बांग्लादेश में हुई थी, तो बांग्लादेश इस टाइम पे होस्ट कंट्री था। बांग्लादेश ने सजेस्ट किया कि इंडिया में 10% से ज्यादा मुस्लिम्स रहते हैं, मैंने अभी आपको बताया 14% रहते हैं, 10% से ज्यादा मुस्लिम्स रहते हैं, तो इंडिया को भले ही फुल फ्लेजेड मेंबरशिप मत दो, मतलब पूरी मेंबरशिप मत दो, पर कम से कम ऑब्जर्वर मेंबर तो बनाओ। इतने सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, 10% मुस्लिम पॉपुलेशन, मोर देन 10% मुस्लिम पॉपुलेशन है यहाँ पे इंडिया पे, तो कुछ भी नहीं तो कम से कम ऑब्जर्वर स्टेटस तो दो इंडिया को, ऑब्जर्वर मेंबर तो बना लो इंडिया को, ठीक है। लेकिन उस टाइम भी पाकिस्तान के अपोज करने पे इस प्रपोजल को हटा दिया गया कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है इंडिया को मेंबर बनाने की। तो ये ऐसे अप्स एंड डाउन के साथ इंडिया और ओआईसी का रिलेशन चलता रहता है, ठीक है। ऐसे अप्स एंड डाउन के साथ इंडिया और ओआईसी का रिलेशन चलता रहता है, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ ओआईसी। ओआईसी के क्रिटिसिज्म क्या क्या है, क्या क्या ऐसी चीजें जो लोगों को पसंद नहीं है ओआईसी के बारे में, ठीक है, क्या क्या इसके क्रिटिसिज्म होते हैं। पहला, प्रायोरिटाइज राइट्स ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटीज ओनली। ये ग्रुप है, मैंने आपको बताया, खाली मुस्लिम के ऊपर फोकस करता है, मुस्लिम जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके ऊपर फोकस करता है। तो अगर किसी कंट्री में मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, जैसे इंडिया में मुस्लिम माइनॉरिटी में है, ठीक है, सबसे ऊपर हिंदू है, उसके बाद मुस्लिम है, ठीक है, तो मुस्लिम माइनॉरिटीज में, जैन्स भी माइनॉरिटीज में, और आपके बाकी जो पारसी हैं और क्रिश्चियन है, सब माइनॉरिटी में है, बुद्धिस्ट है, ये भी माइनॉरिटी में है, लेकिन और मुस्लिम भी माइनॉरिटीज में ही है। तो जो ऐसे इंडिया का एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो ये जो आपका ग्रुप है, ये खाली जब भी बात करता है, जब भी बोलता है, जब भी स्टेटमेंट देता है, अगर मुस्लिम जो माइनॉरिटीज है उनके साथ कुछ हुआ हो या उन्होंने कुछ किया हो, लेकिन और किसी के लिए कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। और किसी के लिए बोलेगा तो उसका रीच बढ़ेगा, और ज्यादा ये डाइवर्सिफाई फील्ड में काम कर पाएगा, और ज्यादा उनको अपना मेंबर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, ठीक है, और ज्यादा लोगों को। लेकिन ये खाली मुस्लिम माइनॉरिटीज के ऊपर काम करता है, मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर काम करता है। दूसरा, इनकम्पोटेंट एट इन्वेस्टिगेटिंग ह्यूमन राइट वायलेशन। अगर जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, वहां पे कोई ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है, ह्यूमन राइट मतलब मानवाधिकार को उसकी किसी को छीना जा रहा है, किसी को कुछ किया जा रहा है, किसी को परेशान किया जा रहा है, तो ये जो है वहां पे भी बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाता ग्रुप, ठीक है। किसी मेंबर कंट्री में कुछ हो रहा है, ठीक है, जैसे ईरान में अभी हो रहा था ये हिजाब के ऊपर, ईरान में जब एक वुमेन को मार दिया गया था, एक यंग वुमेन को, वहां पे इस ग्रुप ने कुछ काम नहीं किया, ये वहां पे काम कर सकता था, महिलाओं के हिजाब के ऊपर बहुत प्रोटेस्ट हुआ था अभी वहां पे, ठीक है। तो इसी तरह से ये जब ह्यूमन राइट्स की बात आती है तो बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन, बहुत अच्छे से कोई फैसला नहीं ले पाता, ठीक है। तीसरा, सेंटर्ड अराउंड कुरानिक वैल्यूज। जो कुरानिक वैल्यूज है, जो कुरान है, ये जो इस्लाम होता है, इस्लाम रिलीजन, इसकी किताब होती है ईरान नहीं सॉरी कुरान इसकी किताब होती है, सॉरी कुरान इसकी किताब होती है, जो इसकी मेन किताब होती है, जो मेन बुक होती है इसकी कुरान। तो ये जो उसकी वैल्यूज है, जो कुरान कहती है, खाली उसी के ऊपर ही बात करता है ये जो ग्रुप है, ठीक है। तो इसलिए अगर इसको ये खाली उन्हीं कंट्रीज के बीच में बोल सकता है जो मुस्लिम कंट्रीज है, मुझे इस्लाम को फॉलो करती है ऐसी कंट्रीज के, क्योंकि और कोई कंट्री बात नहीं मानेगी इसकी, है ना। लेकिन खाली ये कुरानी वैल्यूज पे वैल्यू करता है, तो ये उन और कंट्रीज के बीच में नहीं बोल सकता, ठीक है। ये भी इसका एक क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट, फेल टू स्टैब्लिश अ कॉर्पोरेटिव वेंचर, ठीक है। ये पॉइंट क्या बोल रहा है, ये फेल्ड हो गया है कोई कॉर्पोरेटिव वेंचर को बनाने में, कोई स्टैब्लिश करने में, जितने मेंबर कंट्रीज है उनके बीच में। ऐसा क्यों? अगर हम जितना भी हमने अब तक पढ़ा है, ये जो कंट्री है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये खाली फोकस करती है मुस्लिम के ऊपर, मुस्लिम के राइट्स, मुस्लिम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन ये जो आपस में कंट्रीज है, इनके ट्रेड के ऊपर कोई फोकस नहीं करती, इनके इकोनॉमीज के ऊपर, इनके ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, इनकी लॉजिस्टिक्स के ऊपर, आपस में मैन टू मैन रिलेशंस के ऊपर, कल्चर के ऊपर, इन सब के ऊपर, सोशल लाइफ एक दूसरे शेयर कर सके, इन सब के ऊपर कोई फोकस नहीं करती है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं अगर ये इन सब के ऊपर ही फोकस करेगी, ट्रेड आपस में अच्छा होगा तो और अच्छे रिलेशन होंगे, चाहे वो मेंबर्स कंट्री हो, चाहे और कोई कंट्री हो बाहर की, ठीक है। ये सब नहीं कर पा रही, टूरिज्म को बहुत अच्छे से प्रमोट नहीं कर पाती, ये चाहे विद इन द मेंबर्स हो या बाहर हो, ठीक है। या फिर कोई और चीज ले लो, मैन टू मैन रिलेशन ले लो आप, कोई कल्चर किसी और कल्चर के साथ, क्योंकि खाली पुरानी वैल्यूज को फॉलो करती है, खाली मुस्लिम्स के बारे में बात करती है, तो और किसी कल्चर के बारे में नहीं समझ पाएगी, ठीक है। तो ये 4 इसके क्रिटिसिज्म है। क्या क्या है?
पहला, खाली मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए बात करती है और किसी माइनॉरिटी के लिए बात नहीं करती। दूसरा, इनकम्पोटेंट जो ह्यूमन राइट वायलेशंस होते हैं इन कंट्रीज के बीच में, जो मेंबर कंट्रीज हैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं कर पाती। तीसरा, खाली कुरानिक वैल्यूज को मानती है और किसी वैल्यू को नहीं मानती और किसी चीज को नहीं मानती है, ठीक है। चौथा, कोई कॉर्पोरेटिव वेंचर जो है उसको इस्टेब्लिश करने में फेल हुई है, ठीक है। ये इसके 4 क्रिटिसिज्म। अब हम वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, ठीक है। वे फॉरवर्ड की हम बात करते हैं कि आगे ये कंट्री क्या क्या कर सकती है और अच्छे से काम करने के लिए, ठीक है। तो ये इसके कुछ वे फॉरवर्ड है। पहला, इंडिया शुड बी अ मेंबर। इंडिया ओआईसी का मेंबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मेंबर, हम ऐसे बात करते हैं। मैंने आपको ऊपर ही बताया, इतनी बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। तो और ये जो ग्रुप है ये मुस्लिम के ऊपर ही काम कर रहा है, मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर ही काम कर रहा है। तो इतने सारे लोग कैसे इससे बाहर रह सकते हैं? अगर आपको मुस्लिम के लिए काम करना है तो सब मुस्लिम के लिए काम करना चाहिए। तो इतने सारे लोग कैसे आप इन सबको बाहर निकाल सकते हो? आपको इनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। इनको इंक्लूड करने के लिए इंडिया को उसका ग्रुप का पार्ट बनाना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इतनी बड़ी इकोनॉमी है इंडिया, ठीक है। इन कंट्रीज के लिए अगर ये इकोनॉमी पे फोकस करें, अपना कॉर्पोरेट वेंचर जो है उसको अच्छे से एस्टेब्लिश करें, उसको अच्छे से फोकस करें, उस पर काम करें, तो इंडिया ट्रेड के मामले में भी इनकी मदद कर सकता है, ठीक है। और इंडिया का कल्चर इतना अच्छा है, उसके ऊपर काम उससे भी इंडिया इनकी मदद कर सकता है। नई नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर इंडिया काम कर रहा है, उनसे इस कंट्रीज की मदद कर सकता है। ट्रेड आपस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, सोशल वैल्यूज आपस में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया इन कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो इंडिया को भी इसलिए इस ग्रुप का मेंबर होना चाहिए। दूसरा, फोकस ऑन ह्यूमन राइट वायलेशन। जो ह्यूमन राइट वायलेशन इन कंट्रीज के अंदर होते हैं, आपस में जितनी भी कंट्रीज हैं, इस ग्रुप में जितनी भी कंट्रीज हैं, इनके अंदर जो भी ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे से करना चाहिए, बहुत फोकस करना चाहिए। क्योंकि ह्यूमन राइट वायलेशन अगर पे अच्छे से फोकस करेंगे तो लोगों की नजर में इनकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। चाहे वो इनसाइड द ग्रुप हो, चाहे आउटसाइड द ग्रुप हो, कोई बाहर की कंट्री हो, चाहे कोई मेंबर कंट्री हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट, डाइवर्सिफाई देयर बिलीव्स एंड वैल्यूज। मैंने आपको ये बताया था, आपका ये थर्ड पॉइंट, क्रिटिसिज्म में खाली क्रॉनिक वैल्यूज पे काम करती है, ठीक है। लेकिन जो इनके बिलीव्स हैं इनको डाइवर्सिफाई करने, डाइवर्सिफाई मतलब अलग अलग फील्ड में इनको जाना चाहिए, अलग अलग फील्ड देखने चाहिए। डाइवर्सिफाई का मतलब एक चीज पे फोकस ना हो, अलग अलग चीजों पे, ठीक है। तो अलग अलग वैल्यूज को फोकस करें, चाहे किसी और से कुछ सीखना हो इनको, उस पर फोकस करें। खाली कुरान अगर कुछ कह रहा है वही सही है ऐसा कुछ मानना, ऐसा नहीं मानना चाहिए। और चीजों पे बिलीफ और उनकी वैल्यूज अच्छी, अपनी वैल्यूज को और बड़ा मतलब डाइवर्सिफाई करना चाहिए, जानना चाहिए अलग अलग चीजों के बारे में, ठीक है। तो ये इसका एक वे फॉरवर्ड है। तो ये इसके 3 वे फॉरवर्ड है। ये इंडिया मेंबर होना चाहिए इस ग्रुप का जरूर से जरूर। दूसरा, फोकस करना चाहिए ह्यूमन राइट वायलेशंस पे, इनकी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से अच्छे हो। एंड थर्ड पॉइंट, डाइवर्सिफाई देयर बिलीफ एंड वैल्यूज। तो ये इसके कुछ वे फॉरवर्ड है। तो फ्रेंड्स आइए अब मैं आपको इसके मेंबर्स जो हैं पूरे बोर्ड पे अभी आपको लिख के बताऊंगा, ठीक है ना। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। हम ओआईसी के बारे में पढ़ रहे थे। तो उस पहली जो स्लाइड थी, पहले जो बोर्ड था, उसमें मैंने मेंबर कंट्रीज नहीं लिखी थी। तो अब मैं आपको मेंबर कंट्रीज के बारे में बता देता हूँ ओआईसी की कौन कौन सी है। ओआईसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। तो इसकी मेंबर कंट्रीज के बारे में बात कर लेते हैं। कितनी मेंबर कंट्रीज है मैंने आपको बताई थी, 57 मेंबर कंट्रीज है इसकी, 57 मेंबर्स हैं इसमें, ठीक है। तो हम जानते हैं 57 मेंबर्स कौन कौन से हैं इसमें। तो सबसे पहले अफ्रीका में, ये 4 कॉन्टिनेंट्स हैं, इन चारों कॉन्टिनेंट्स में इसके मेंबर्स फैले हुए हैं, ठीक है। तो पहला जो है अफ्रीका, अफ्रीका में कौन कौन से मेंबर्स हैं इसके। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसमें अल्जीरिया आता है, ठीक है, बेनिन आता है, बुर्किना फासो आता है, कैमरून आता है, चैड आता है, ठीक है, कोमोरोस आता है, डिजूती आता है, इजिप्ट आता है, गैबोन आता है, गाम्बिया आता है, गुयना आता है, गुयना वाइसू आता है, इवरी कोस्ट आता है, लीबिया आता है, माली आता है, मोरटीनिया आता है, मोरक्को आता है, मोजम्बिक आता है,
नाइजर आता है, नाइजीरिया आता है, सेनेगल आता है, सीरा लियोनी आता है, सोमालिया आता है, सूडान आता है, टोगो आता है, तुनिशिया आता है, युगांडा आता है। ठीक है, ये अफ्रीका के मेंबर्स हैं जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आते हैं। तो 27 में से अफ्रीका में कितने मेंबर्स आते हैं आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपका ये हो गया, 11 गोना हो गया, गोना वासु 12 हो गया, इवरी कोस्ट 13 हो गया, लीबिया 14 हो गया, 15 आपका माली हो गया, 16 आपका मोर्टेना हो गया, 17 आपका मोरक्को हो गया, मोजम्बिक हो गया आपका 18, 19 आपका नाइजर हो गया, 20 आपका नाइजीरिया हो गया। फिर 21 की बात करें तो सेनेगल, 22 की बात करें सीरा लिनी, 23 की बात करें तो सोमालिया, 24 की बात करें सूडान, 25 टोगो, 26 टूनेशिया, 27 युगांडा। तो अफ्रीका में इसके कितने मेंबर्स हैं? अफ्रीका में टोटल 27 मेंबर्स आते हैं, 57 में से 27 मेंबर्स आते हैं। ठीक है, ये अफ्रीका में 27 मेंबर्स आते हैं। अब हम आगे एशिया की बात करते हैं। एशिया में कितने मेंबर्स आते हैं इसके? आपका अफगानिस्तान, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, ब्रुनई, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, किर्गिस्तान, लेबनान, मलेशिया, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, पैलेस्टीन, कतर, सऊदी अरेबिया, तजाकिस्तान, तुर्की, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, यूएई, उज्बेकिस्तान, यमन और सीरिया। ठीक है, ये मेंबर्स हैं जो एशिया में आते हैं। एशिया में कितने मेंबर्स हैं? आपका अफगानिस्तान एक हो गया, दूसरा अजरबैजान हो गया, तीसरा बहरीन हो गया, चौथा बांग्लादेश हो गया, पांचवा ब्रुनई हो गया, 6th आपका इंडोनेशिया हो गया, 7th आपका ईरान हो गया, 8th आपका इराक हो गया, 9th आपका जॉर्डन हो गया, 10th आपका कजाकिस्तान हो गया। ठीक है, 12th आपका कुवैत हो गया, 13 आपका किर्गिस्तान हो गया, 14 आपका लेबनान हो गया, 15 आपका मलेशिया हो गया, 16 आपका मालदीव हो गया, 17 आपका ओमान हो गया, 18 आपका पाकिस्तान हो गया, 19 आपका पैलेस्टीन हो गया, 20 आपका कतर हो गया, 21 सऊदी अरेबिया, 22 तजाकिस्तान, 23 तुर्कमेनिस्तान, 24 सॉरी टर्की 23 हो गया, 24 हो गया आपका तुर्कमेनिस्तान, 25 हो गया आपका यूएई, 26 हो गया आपका उज्बेकिस्तान, 27 हो गया आपका यमन एंड 28 हो गया सीरिया। यूएई की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड अरब एमिरेट। ठीक है, तो ये 28 मेंबर्स हो गए। ये 28 मेंबर्स हो गए आपके, 28 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 27 है, कोई नंबर गलत हो गया है कहीं पे। 27 मेंबर्स हैं। ओके, हाँ यही 11 आएगा, क्विज में मैंने गलती से 12 लिख दिया, 10 था कजाकिस्तान, 11 और उसके बाद आप देख लीजिएगा नंबर, तो टोटल 27 आएंगे। ठीक है, 27 मेंबर्स हो गए आपके, 27 मेंबर्स हो गए आपके एशिया में। ठीक है, तो एशिया में भी 27 मेंबर्स हैं इसके। तो 27 यहाँ हो गए, 27 यहाँ हो गए, तो 57 में से इन दोनों को प्लस किया 54 और 57 में से 54 गए, 3 मेंबर और बच गए आपके। ठीक है, अगर हम एशिया वाले मेंबर्स की बात करें तो सब कंट्री आपकी सुनी हुई होंगी, अफ्रीका में फिर भी काफी कंट्री आपकी सुनी हुई नहीं होंगी, जैसे अफगानिस्तान आपने सुना होगा, पाकिस्तान के नॉर्थ साइड में, अजरबैजान टर्की के साइड में ऊपर, बहरीन आपका जो मैंने कल जीसीसी पढ़ाया था उसमें बहरीन आपको दिखाया था, जो आपका गल्फ रीजन आता है, सेंट्रल एशिया उसमें आता है, बांग्लादेश इंडिया के पास ही है, ब्रुनई आपका साउथ ईस्ट एशिया जो है वहां पे आता है, इंडोनेशिया जो है
वो भी आपका साउथ ईस्ट एशिया में आता है। ईरान, ये भी आपका सेंट्रल एशिया में आता है। इराक, ये भी सेंट्रल एशिया में आता है। जॉर्डन इजराइल के साइड में आता है। कजाकिस्तान आपका सेंट्रल एशिया में आता है। कुवैत, ये आपका जो है आपका वेस्ट, सॉरी, ये गल्फ रीजन में आता है आपका कुवैत। उसके बाद कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया में आता है। लेबनान, ये वहीं पे आता है। मलेशिया आपका नॉर्थ ईस्ट एशिया में आता है। मालदीव इंडिया के नीचे आता है आपका, इंडिया के जो अरेबियन सी है वहां पे, ठीक है, जो लक्षद्वीप है उसके नीचे मालदीव। ओमान, ये भी आपका गल्फ रीजन में आता है। पाकिस्तान इंडिया का नेबर, सब जानते हैं। पैलेस्टाइन जो है ये आपका जहाँ पे इजराइल है उसी के साइड में है, ठीक है। इसी के ऊपर ये जो पैलेस्टाइन है, यहीं के मुस्लिम्स हैं, यहीं के जो लोग हैं, मुस्लिम लोग रहते हैं यहाँ पे, वही जो है इजराइल वाला रीजन है, इजराइल उसके साइड में पैलेस्टीन, वहीं पे आपका जेरूसलम है। हमने जेरूसलम के बारे में पढ़ा था। जेरूसलम के ऊपर ही सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, जो एक ग्रुप बनाया गया है। तो पैलेस्टीन जो है वो मेन वो है मेंबर जो है, जो जेरूसलम के बिल्कुल साइड में, ठीक है, जो बॉर्डर शेयर करता है। पैलेस्टाइन हो गया। फिर कतर है, ये भी आपका वहां पे गल्फ रीजन में आता है। सऊदी अरेबिया गल्फ रीजन में आता है। तजाकिस्तान आपका यहाँ पे सेंट्रल एशिया में आता है। तुर्की आपका ऊपर आता है, क्या बोलते हैं उसको, ऊपर आता है मेडिटेरियन सी के बगल में। इसका कुछ हिस्सा यूरोप में भी आता है। जो इस्तांबुल वाला एरिया है, इस्तांबुल इसकी एक सिटी है, वो वाला एरिया इसका यूरोप में आता है, ठीक है। बाकी एरिया इसका यहाँ पे आता है एशिया में। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान सेंट्रल एशिया की कंट्री है। यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था। इसके अंदर 7 एमिरेट्स आते हैं। उसमें मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, मैंने गलती से बोल दिया था आपका सऊदी अरेबिया, यूएई और दुबई, वो गलती से मैंने बोल दिया था। जो इसकी 7 एमिरेट्स है, वो सऊदी अरेबिया तो अलग कंट्री है, जो इसकी 7 एमिरेट्स है उनमें से है आपकी शारजा हो गई, अबू धाबी आपने सुना होगा, और दुबई सुना होगा, यहाँ पे इंडिया के मैच भी होते हैं, ठीक है। तो ये यूएई हो गया, ठीक है। उसके बाद वो यूएई आपका गल्फ रीजन में आता है। उसके बाद उज्बेकिस्तान पे आपका सेंट्रल एशिया में आता है। यमन, ये आपका यमन सऊदी अरेबिया के नीचे आता है, ठीक है। उसके बाद सीरिया भी यहाँ पे आता है, इजराइल और जॉर्डन के पास में, ठीक है। ये आपकी एशिया की 27 कंट्रीज हो गई। मैंने आपको इनकी लोकेशन भी बता दी है, ठीक है। तो उसके बाद यूरोप की बात करते हैं। यूरोप में एक ही कंट्री आती है जिसका नाम है अल्बेनिया, ठीक है। ये मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है अल्बेनिया, ये यूरोप में है, ठीक है। अमेरिका में अगर हम देखें तो अमेरिका में आती है गुआना, सूरीनाम, ठीक है। ये 2 कंट्रीज आपकी अमेरिका में आती है। एक कंट्री आती है, एक मेंबर जो है इसका वो यूरोप में है, और 2 मेंबर जो है इसके वो नॉर्थ अमेरिका में। तो 27 1 2 27 27 54 55 56 57, तो ये आपके टोटल 57 मेंबर्स हो गए, ठीक है। तो ये ओआईसी के टोटल 57 मेंबर्स हैं। तो एक बार आप बोर्ड को देख लीजिए, सारा कुछ 57 मेंबर्स को एक बार आप देख लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आशा है आपने देख लिया होगा पूरा बोर्ड, और आपको सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा, जो भी ओआईसी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पूरा वीडियो समझ में आया होगा और अच्छी लगी होगी आपको। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। और बाकी जो वीडियोस हैं जो मैं ऑलरेडी हम करा चुके हैं, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उनको भी जाके आप मार्गदर्शन शिक्षक के चैनल में जाके देख सकते हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।